शकीना डाउट है क्या बेटा? LT -1 upon T LT -1 upon डिवाइडेड बाय T। डायमेंशंस ऑफ टाइम टी। तो अब ये टी नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक नेगेटिव पावर ऑफ टी आएगा, ऐसे कर सकते हैं ना, LT -1 टाइम्स T-1, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो पावर साइड हो जाएंगे, LT-2। तो ये LT डायमेंशन किसके हुए? एक्सेलरेशन के। समझ आया? यस Yes, सर। ठीक है, yes sir, ठीक है। yes अब sir। वही था, वॉल्यूम फ्लो रेट था। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या था? मीटर क्यूब पर सेकंड या फिर लीटर्स पर सेकंड, है ना? तो इसमें क्या है, मीटर क्यूब में क्या, लेंथ के 3 डायमेंशन L3 डिवाइडेड बाय टाइम का 1 डायमेंशन, तो ये हो गया L3T-1। ठीक, Yes sir। ठीक है, यस ये सर। समझ आया। ओके, अब देखो, एक एक चीज पूछूंगा मैं आपसे कि डायमेंशन कितने हो सकते हैं? आपने डायमेंशन देखे हैं? कितने हो सकते हैं? 1D, 2D, 0D, 3D? Sir 4। 4 किसने बोला? तो 3D से 3 डायमेंशंस हो सकते हैं। 3D। Sir 3D। चलो, चलो 3D तो हुआ आम जिंदगी। अब ये मेंटोस जिंदगी वाले बताओ कौन थे 4? कौन थे भाई, बताओ, सही हो तुम? कौन बोल रहा था बेटा 4? रक्षिता, ओके। और भी कोई था? सर टीना ने बोला था। टीना ने, ठीक है। देखो बेटा, मैं बताता हूँ, डायमेंशंस कैन बी इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है हमारे पास फाइनाइट नहीं है डायमेंशन। कैसे? देखो, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वो क्या हुआ, 0 डायमेंशन इन स्पेस। एक लाइन सेगमेंट, 1 डायमेंशनल। एक एरिया, 2 डायमेंशनल। एक वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल। हुआ ना? और वॉल्यूम फ्लो रेट, यस वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट जो था, ये क्या हुआ? क्या हुआ? मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि L3T-1। ये क्या हुआ? ये 4D हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes तीन sir। डायमेंशन, 3 डायमेंशन किस में हुए? लेंथ में। और 1 डायमेंशन किस में हुआ? टाइम टाइम में। में। टाइम। टाइम में हो गया ना बेटा। देखो, वॉल्यूम तो था ही था, और उसको टाइम एक्सिस पे भी उसको देखने लगे तो फोर्थ डायमेंशन भी हमने इंक्लूड कर लिया। अब बताओ, अगर एल के तो 3 हो सकते हैं, टाइम के कितने हो सकते हैं? टाइम के तो कितने भी हो सकते हैं भाई। सर इनफिनाइट। तो इसलिए हमारे पास पॉसिबल डायमेंशन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि टाइम का फंक्शन है। मान लो वॉल्यूम फ्लो रेट है, टाइम का लीनियर फंक्शन है ना यहाँ पे। तो अगर वो स्क्वायर पे डिपेंड करे, तो अगर क्यूबिक पे डिपेंड करे तो L3 हो जाएगा, फिर L4, L5, L7, फंक्शन तो कोई भी हो सकता है ना। वेदर इट विल बी फिजिकल और नॉट, बट मैथमेटिकली तो पॉसिबल है ना कि इसको कितना ही बढ़ाए। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताओ, एक चीज और डिस्कस करता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा, कहीं नहीं आएगा वैसे, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको समझाने के लिए बताया गया कि डायमेंशन की बात ऐसे है। वॉल्यूम फ्लो रेट के 4 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन वॉल्यूम यानी कि लेंथ में, और 1 डायमेंशन टाइम में। अब देखो, एक चीज और डिस्कस करते हैं। वो चीज ये है कि वो चीज ये है कि मेरे हाथ में जो ये बॉल है, दिख रही है? सिर्फ नो बॉल सर। है ही नहीं। नो सर। मैं बोल रहा हूँ नो है, सर। नो। मैं बोल रहा हूँ तुम पागल हो सारे। मेरे पास एक बॉल है, बताओ, है दिख रही है अब? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि देर इज ए बॉल इन क्या? 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन मतलब क्या? बॉल का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मास, है ना, मास। मैं एक मास की बात कर रहा हूँ, यानी कि एम। अब एम के डायमेंशन आइदर इट कैन बी M0 और M1, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, M0 हो सकता है या फिर M1 हो सकता है। M0 मतलब नो डायमेंशन। M0 मतलब एब्सेंस ऑफ मास, और M1 मतलब
प्रेजेंस ऑफ मास। अगर m प्रेजेंट है, जैसे मान लो फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं mLT-2 लिख दिया, तो फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मास बिकॉज F इक्वल्स टू ma, ये हमने पढ़ा है ना। यस सर। तो Yes, फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मास, ठीक। तो यानी कि फोर्स के फॉर्मूले में प्रेजेंस है मास की। तो अब मैं ये बोलूं कि भैया प्रेजेंस ऑफ मास इन सम फिजिकल क्वांटिटी या उसके रिलेशंस में या उसके मैथमेटिकल मॉडल्स में, इसका मतलब मास की डायमेंशन 1 है, कि यानी बॉल सच में प्रेजेंट है। बट अगर बॉल नहीं है तो सिर्फ खाली जगह है, तो m की sir, डायमेंशन zero. जीरो हो गए। जीरो हो गए ना बेटा। देखो Yes, sir. अब बताता हूँ कैसे 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 बताता हूँ। मान लो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई मेरे को फॉर्मूला बताएगा बेटा। MGH। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी का बताओ, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास, तो वो क्या होगा? gh। gh हो जाएगा ना यस सर। भाई, डिवाइड बाय Yes. मास। पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे। अगर मास से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो इधर भी मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बताओ, पहले पोटेंशियल एनर्जी में मास की बात थी, है ना। अब मास को हटा लिया तो क्या रह गया? खाली हवा, यानी m0 रहा ना बेटा। Yes. देखो अगर एनर्जी का Yes. फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आएगा? mL2T-2 आया। ये देखो फॉर्मूले में कहाँ से ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है आप लोग क्वेश्चन करोगे आपको भी याद हो जाएंगे। mL2T-2 ये कहाँ से आया? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ वर्क। तो वर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशन होंगे। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू Time. नहीं 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 नहीं, फोर्स फोर्स इनटू इंटू डिस्प्लेसमेंट। Yes. हाँ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स के डायमेंशन और एक लेंथ का डायमेंशन और ऐड कर दो उसमें। यस सर। तो फोर्स के तो ये थे, क्या थे? mL/T-2 है ना। तो उसी में एक और आ गया लेंथ का, बस ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, आ जाएगा। तो ये हो गया किसके डायमेंशन? एनर्जी के, सॉरी। अब इसी में स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं तो मास हट जाएगा, फिर क्या आएगा? L2T-2। यानी पहले तो था मास में 1 डायमेंशन, हट गया तो मास में 0 डायमेंशन। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर मास पे डिपेंड करती है तो उसमें 1 डायमेंशन ऑफ मास आएगा, अगर नहीं करती तो 0 डायमेंशन ऑफ मास आएगा। राइट। बोलो बेटा, डाउट था तो पूछो। ये No, sir. फॉर्मूले की स्पेसिफिक मत टेंशन लेना कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया mL2T में। वो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपके भी आने लगेंगे, ठीक। और किसी बच्चे ने बोला था कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, है ना। F.ds होता है बेटा, ds है ना। ये ds मतलब चेंज इन डिस्प्ले, जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया। चेंज इन नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट है। बट जो फोर्स इनटू टाइम होता है वो होता है इम्पल्स। इम्पल्स आपने पढ़ा होगा, F.dt। ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम फोर्स, तो उसको बोलेंगे इम्पल्स। ये जब चीजें आएंगी तो बताएंगे। तो गलती यहाँ पे करी थी तो थोड़ा करेक्ट कर दे रहा था। ओके, अब देखो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब सिंपल बात पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने लेंथ की लिया था L डायमेंशन, इसका भी लिया था L डायमेंशन, ठीक। तो यहाँ पे आया था अपना L2, राइट। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मास में कुछ नहीं है m0, L2T0, यानी कि हमारा एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है। रहता ही है, अगर एक एरिया डिफाइन कर दिया तो टाइम चाहे कुछ भी हो, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो टाइम में 0 डायमेंशन है। एरिया क्या मास की बात होती है? एरिया के साथ नहीं होती, तो मास के साथ 0 डायमेंशन है। ओके, चलो अब वेलोसिटी के लिए करें। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन T, T. ठीक है। ठीक है, तो अब L ऊपर रहा, T नीचे से ऊपर गया तो उस पर पावर -1 आ गया। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से लिखें कि मास पे 0 डिपेंडेंस है, लेंथ पे 1 डिग्री का है, टी पे भी 1 डिग्री का है, माइनस m0 L1T-1। एक्सेलरेशन इज
वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी का क्या है बताओ, m0 l1 t -1। माइनस ये हमने देखा। नीचे क्या आएगा, टाइम एक और आएगा। अब टाइम ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, यानी कि m0 l1 t -1 टाइम्स t -1। दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -1 प्लस -1 -2 -2 m0 l1 t -2। ठीक। अब बताओ जिसको डाउट है यहाँ तक वो बताओ। अभी अभी तक कुछ समझ नहीं आया, या फिर जो वैसी बातें कर रहे थे समझने के लिए हम डायमेंशन को, वो उस डिस्कशन में कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। No, sir. आ गया समझ? यस Yes, sir. जिसको अब तक अच्छे से समझ आया वो यस सर बोलो एक बार माइक on। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक है, मस्त चल रहा है, मतलब सही आ रहा है समझ। ठीक है, यस ओके। अब बात आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। सप्लीमेंट्री, हाँ जी बोलो अवंतिका। Sir, I think network issue है ना, तो मुझे आपकी साउंड कट के आ रही है। ओके, मेरी साइड से और किसी को भी आ रहा है इशू? नो सर No, sir. No, sir. ठीक है No, बेटा, sir. अवंतिका शायद आपका ही इशू होगा। जहां आप डेली बैठते हो वहीं बैठो, पहले तो दिक्कत नहीं आ रही थी, तो आप लोकेशन चेंज किए हो शायद मे बी। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही, देखा जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गए, ओके। हाँ, तो बात अब तक थी डिराइव्ड क्वांटिटीज की, राइट? फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब इनके कुछ ना कुछ डायमेंशंस थे। फंडामेंटल को तो हमें डायरेक्टली पता थे कि लेंथ है, मास है, टाइम का टी है, करंट का आई है, के है, ये सब पता थे। डिराइव्ड के हम लोगों ने डिराइव कर लिए विद द हेल्प ऑफ क्या, फंडामेंटल, है ना? क्योंकि ये डिपेंडेंट थे किस पे, फंडामेंटल पे। Fundamental. तो डिराइव्ड से हम ले आए, फंडामेंटल डिराइव्ड से हम खींच के, डिराइव्ड वालों को हम फंडामेंटल से उठा के ले आए, तो हमें इनके डायमेंशन भी पता चल गए। अब देखो तीसरी कैटेगरी थी हमारी यहाँ पे, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री, अब देखो एक चीज ध्यान रखने की, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे, दे जस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, दे आर डायमेंशनलेस। तो प्लेन एंगल की अगर कहीं बात आती है तो हम ये कहेंगे कि सर इट इज डायमेंशनलेस, Yes. है ना? या फिर इसकी बात आती है सॉलिड एंगल की, तो इसको भी बोलेंगे कि ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होगी जो डायमेंशनलेस होगी, वो होगी कॉन्स्टेंट्स। अगर कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, मानो कि सर 1 है, यहाँ पे बोलो, या फिर 0.5 है, या फिर बोल तो 3/4 है, तो ये क्या है, ये एक नंबर है, ये एक मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करता है। जैसे हमने पी क्यू इक्वल टू एन टाइम्स यू था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट, तो ये सिर्फ एन को स्पेसिफाई करता है। ये जो कांस्टेंट है ये एन की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इनके भी कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। तीन चीजें हो गई, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और क्या, मैग्नीट्यूड। इन सब के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, दे विल बी डायमेंशनलेस। तो तब हम क्वेश्चन करें एग्जाम में तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, ये चीजें याद रहेंगी तो आपको कंसेप्ट क्लिक करेगा, उससे आप क्वेश्चन निकाल पाओगे, राइट? अब देखो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, राइट? चलो जी, 0 डिग्री और 360 डिग्री लिख दें, 90 डिग्री लिख दें, 180 डिग्री लिख देते हैं, और 270। किसी को कोई दिक्कत? No, नो sir. सर No, sir. देखो No. थीटा मेजरमेंट 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज होता है बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हमने कर रखा है वो यही है कि 0 डिग्री से मेजर करेंगे भाई, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। ठीक, तब इसको हम ज्योमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं साइन थीटा कोस थीटा इन सब में यूज कर पाएंगे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेल नोन वैल्यूज। जैसे हम साइन थीटा साइन 30/2 बोलते हैं, तो मतलब साइन हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो प्लेन एंगल का तो पता है कि अगर एक प्लेन में, यानी एक 2D प्लेन है, ये पेपर देखो, इस पेपर में अगर एंगल मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, इस पेपर में एक्स वाई प्लेन में, एक्स अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं और वाई अगर वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, तो अगर इस 2D प्लेन में हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो हुआ प्लेन एंगल। हम लोग मेजर करते ही आए हैं, है ना? ड्रॉ करते थे विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, विद द हेल्प ऑफ क्या, और भी मेजरिंग इक्विपमेंट जितने भी है उनसे। तो हम लोग आज तक यही यही एंगल मेजर करते आए हैं। ठीक,
तो इसका हमें पता है कि अगर सर प्लेन ऑफ पेपर में एंगल की बात हो रही है, दैट इज प्लेन एंगल, उसका एसआई यूनिट है रेडियंस, उसका दूसरा यूनिट डिग्री भी होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है। अब बात आती है कि सर फिर सॉलिड एंगल क्या है। देखो, अगर हम इस 2D प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन एंगल, अगर इस प्लेन को छोड़ के अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं, 3 डायमेंशनल में मतलब ये चने खाए हैं कभी रेलवे स्टेशन पे, तो yes, बस में रेलवे स्टेशन खाए हैं ना, तो जो चने वाली देखो वही Yes, वही sir. वही बना दिया मैंने, देखो ये देखो ये बन गई ना, इसमें चने डालो खा लो। तो अब देखो ये एक एंगल है ना, ये कौन टाइप का फील हो रहा है, ये एंगल है, सॉलिड एंगल है। सॉलिड मतलब कि ये सर थ्री डायमेंशन में एंगल है बेटा, 3 डायमेंशन में एंगल आया। अब देखो एक स्मॉलर वैल्यू में बना के दिखाता हूँ, अगर ये हमारा नुकीला ज्यादा हो जाए, ऐसे ऐसे बिल्कुल पतला सा, ये देखो, दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो दिखा। Yes, सर अब yes, ये sir. 3D में एंगल है, ये 3 डायमेंशन में एंगल है, देखो ये दिखा। अब Yes, अब sir. ये वैल्यू है लेस मैग्नीट्यूड, जैसे हम यहाँ 30 डिग्री मानते थे, ऐसे यहाँ स्टेरेडियन में आएगी वैल्यू। अब इसको मैं इंक्रीज कर दूं, अगर ये चौड़ा कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया, ये हुआ, ठीक है। तो अब ये मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना उसका, जो स्लैंट हाइट थी वो कम हो गई और ये बढ़ गया, ये 3D में। अब देखो आपको यहाँ से भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, तो ये एंगल है, ये भी 3D में है, बट इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो पतले वाला एंगल, ठीक है। तो 3D एंगल को इमेजिन करने का ये तरीका है कि अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो 3D एंगल है, तो उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, यूनिट है स्टेरेडियन, एसआर से डिफाइन करते हैं। और अगर 2D प्लेन में जैसे हम थीटा लेते आए हैं, वो प्लेन एंगल है, उसका ऐसा यूनिट है रेडियन, अदर यूनिट्स है डिग्री, ठीक है। अब जो सॉलिड एंगल की बात थी बस इतनी ही रहती है, ज्यादातर जो भी हमने देखा है बस यहीं तक बात रहेगी, सॉलिड एंगल की बात ना 11th-12th में कहीं नहीं आएगी आपकी। आप तो बस यही याद रखो कि ऐसे 3D में अगर एंगल को देख रहे हैं तो वो सॉलिड एंगल है, ठीक है। चलो, तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी और इनके यूनिट्स नहीं थे, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो ये अगर इनका डायमेंशन कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ एमएलटी, तो m0, l0, t0, ठीक है। Yes, sir. यस सर ठीक। और अगर Okay. थीटा के टर्म्स में बोल दे जाए मान लो, तो m0, l0, t0 और θ1, है ना, ये थीटा पे डिपेंडेंट है एंगल पे, बट ये ऐसे लिखते नहीं है जनरली, बात इन्हीं तीन के टर्म्स में होती है, तो ये डायमेंशनलेस गिनेंगे, ठीक। ओके, चलो अब देखो डायमेंशन हमने निकाल ही लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी को रिपीट करने का फायदा नहीं है, एल बस एक बार लिख देता हूँ, तो ये L2 आ गया, एल से ये डिस्प्लेसमेंट था, तो ऊपर वाला L और नीचे वाला T, ऊपर जाके T-1, और ये LT-2, ठीक। Minus 2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे, यहाँ पे वो सेम ही चीज है, राइट। अब बताओ, अब एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको बाद में देखेंगे, अगर अब तक किसी को समझ नहीं आया तो वो समझ लो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर। बताओ, हैंड रेज कर लो। बोलो बेटा सानिया। सर होमोजीनियस प्रिंसिपल बोलता है कि मतलब जो सर फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं सर वो दोनों साइड से मतलब वो फिजिकल रिलेशन उनका सर सेम ही होता है। ठीक है, ठीक है, अभी डाउट पूछ रहा था मैं, किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. एक स्टूडेंट और है जिन्होंने हाथ ऊपर किया था, एक स्टूडेंट और है जिन्होंने हाथ रेज किया था बेटा। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस करने हैं तो दे शुड हैव सेम डायमेंशंस, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? द क्वांटिटीज which can be written in terms of numerical value times unit, or they should specify, they should describe some physical law, they should describe some physical law in physical world। ये दो प्रॉपर्टी थी कि कोई फिजिकल लॉ को स्पेसिफाई करे। दूसरा, आगे बढ़ते हैं कि दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, अगर सेम डायमेंशन है तभी उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये वाली बात क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ठीक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन। इसको देखो एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, बताओ आंसर। 4 किलोग्राम 4 केजी। अगर मैं बोलूं 3 मीटर प्लस 1.5 मीटर, बताओ आंसर। 4.5 4.5 मीटर है ना। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड प्लस 3 मीटर, बताओ क्या आंसर, बताओ पॉसिबल। क्या हुआ। सर यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। सेम ही है सर। हाँ हो गया, धुआं हो गया ना सब कि सर नहीं आ रहा समझ। अब देखो 1 सेकंड में 3 मीटर कैसे ऐड होगा, नहीं हो सकता। तो यही तो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव सेम यूनिट्स, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। सही तो बात हुई। तो देखो यूनिट्स हम देख रहे थे, यूनिट्स यहाँ क्या थे, डिस्प्ले ये क्या थे, एरिया के मीटर स्क्वायर था और उसको L2 लिख दिया। इसका था मीटर पर सेकंड, उसको LT-1 लिख दिया। तो यूनिट और डायमेंशन तो सेम ही बात है। तो देखो आप बोल रहे हो कि यूनिट सेम कर दो, चलो मान लो मैं आपकी बात मान के बोलता हूँ कि बेटा आप ये कर दो, चलो अब कर दो। 1 सेकंड में 3 सेकंड ऐड कर दो, कितने हुए 4 सेकंड। 4 सेकंड। 4 सेकंड। ठीक, ठीक है ना। यस ये सर। कुछ ऐसा हुआ है यार कि एक गिलास दूध का था, उसमें बोलता हूँ कि 1 मीटर ऐड कर दो, कैसे करोगे बताओ। सर कर नहीं सकते क्योंकि यूनिट अलग अलग है सर। नहीं प्रैक्टिकली भी तो देखो, ये दूध है उसमें मीटर कैसे ऐड करोगे नहीं हो सकता ना, कर नहीं हो सकता। ये स्केल है, अगर कैसे ऐड करोगे, नहीं हो सकता। तो फिजिकली ही पॉसिबल नहीं है वो चीज, हमें इंट्यूटिवली अंदर से तो पता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, बट उसी को लॉ ने बोल दिया कि होमोजेनिटी अगर है तो ये होगा। है समझ, चलो। यस सर। यस सर। अब देखो, अब एक छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसमें क्या करना है, टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी। हमें डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करनी है इस इक्वेशन की कि ये डायमेंशनली होमोजीनियस है या नहीं है। मतलब जो हमारा जो ये बोलता है ना लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमें बताता है, उसी चीज को हमें इस इक्वेशन पे टेस्ट करके देखना है, परख के देखना है कि यार ये कर रही है उसको सेटिस्फाई कि नहीं। देखो इसको दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस हाफ। अब देखो इसमें 3 टर्म्स है बेटा, पहला टर्म हो गया, इसको फर्स्ट टर्म बोल दिया, ठीक। एक दूसरा टर्म बोल दिया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है। फर्स्ट जो टर्म है यानी कि जो s है उसके डायमेंशंस क्या है, यहाँ पे s क्या है पता है ना सबको, डिस्टेंस। सर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ सेम ही बात है बेटा, डायमेंशन वाइज तो l ही रहेगा, है ना, l, ठीक। सेकंड टर्म जो है वो क्या है ut, उसके डायमेंशन क्या हो गए, सर एल देखो इसको करके देख लेंगे, सीधा नहीं बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट को जैसे पता चले। u क्या था, LT-1 टाइम्स डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड हो जाएंगे, -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0, यानी कि L1 T0। तो इसका मतलब क्या हुआ, L खाली बचा। थर्ड टर्म के लिए ऐसे करेंगे तो अब 1/2 था, 1/2 मैंने बोला कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। सर डायमेंशनलेस। छोड़ दें उसको कांस्टेंट वैल्यू को, सीधा लिख ले AT स्क्वायर। यस सर। यस सर। तो AT स्क्वायर का भाई देखो, अगर AT स्क्वायर के कुछ डायमेंशन आएंगे, ठीक है, उसमें अगर डायमेंशनल लेस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो डायमेंशन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हर जगह होता है ना, PQ इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट। तो ये यूनिट है, ये तो फिजिकल क्वांटिटी के हैं, एन से तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं ना, तो यूनिट सेम ही रह गए, तो डायमेंशंस आर सेम। एन की वजह से डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कहीं एन दिखता है, जहाँ पे ये दिख रहा है 1/2 इज एन, ये एन ही तो है, इसको उड़ा देंगे, इसका डायमेंशन के खेल में कोई नहीं है। तो AT स्क्वायर के डायमेंशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन का था LT-2 निकाला था हमने पीछे, माइनस और इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया L। एल। एल। अब देखो पहले वाले का भी L, इसका भी L, और इसका भी L। तो होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्यों कर रही है? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन द ईच एंड एवरी टर्म इन द एक्सप्रेशन हैव सेम डायमेंशन। तो पहली टर्म का भी एल था, सबका डायमेंशन सेम था, तो पॉसिबल है। तो ये डायमेंशनल होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। ठीक, अब इसको देखो दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। अगर किसी को एस और यूटी का ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये एडिशन एस थोड़ी हो रहा है, तो इसको ये तो लिख सकते हैं ना, एस माइनस यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही हुई ना। Yes, sir. बस हम उसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए। अब देख लो, अब तीनों टर्म्स के बीच में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही तो ऑपरेशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना। तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, तो मतलब तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। देखो बैक ऑफ द माइंड हमारे सबके दिमाग में है, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये चीजें आप नहीं बता पाते, है ना। ये बता पाए हो, इसका मतलब है कि भैया जो चीजें ऐड हो रही हैं और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका यूनिट सेम रहेगा, तो सेम यही लगा दो। तो ये ऐड हो रही है, इनका यूनिट भी सेम रहेगा और जो फाइनल आंसर है उसका भी यूनिट से वही रहेगा। तो हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है और उसका यूनिट मीटर में आएगा, और मीटर का डायमेंशन एल होता है, ये भी पता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये लगा देंगे कि सर क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, उसका डायमेंशन एल होता है, इसलिए यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी वी कैन राइट कि डायमेंशन ऑफ यूटी विल आल्सो बी एल एंड एटी स्क्वायर विल आल्सो बी एल। तो हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया। अगर आपको कोई बोले कि देयर इज ए इक्वेशन और वो फिजिकली करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, तो हम बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं कि बिना सोल्व किए कि यूटी के डायमेंशन एल, एटी स्क्वायर के डायमेंशन एल। ठीक, ठीक है, ओके। अब यहाँ एक और बात आती है, क्या मेरे को कोई बताएगा कि डायमेंशनली अगर करेक्ट इक्वेशन है तो क्या वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट होगी? बताओ नेहा। Yes, sir. ठीक है, और कोई डिफर करेगा आंसर से? अगर सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो क्या ये गारंटी है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी? सर आप एग्जांपल दे सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन से एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं आया कुछ। बताओ, ये इक्वेशन सही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाफ गया हाँ, है इसमें से, लेकिन हाफ हाफ गायब हो गया। तो अब ये बताओ, ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी जो मैंने अभी लिखी? नो सर। क्यों नहीं होगी बेटा? होगी। सिर्फ Yes, हमने sir. सिर्फ Yes, हमने sir. कांस्टेंट ही तो हटाया है, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। भाई एटी स्क्वायर के डायमेंशन तो हमने निकाले अभी, एटी स्क्वायर के डायमेंशन तो एल ही होंगे, तो ये तो डायमेंशनली तो करेक्ट होगी ये इक्वेशन। ये तो दिख गया था ना, अभी देखा था हम लोगों ने। Yes, sir. बट ये फिजिकली करेक्ट होगी? ये जो मैंने नई इक्वेशन लिखी ये फिजिकली करेक्ट है, या फिर जो ऊपर लिखी हुई है ये फिजिकली करेक्ट है? Sir, ऊपर सर वाली। बहुत सर ऊपर वाली। ऊपर वाली करेक्ट है ना। ऊपर। फिजिकली करेक्ट मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड के कोई लॉ हैं जिनका वो मैथमेटिकल मॉडल है, या फिर फिजिकल वर्ल्ड के कुछ लॉ हैं जिनको ये डिस्क्राइब करता है ना, या समझाता है। तो ये फिजिकली करेक्ट हुई ना, तो डायमेंशनली करेक्ट दोनों हो गई। डायमेंशनली तो करेक्ट दोनों इक्वेशंस हो गई। तो डायमेंशनल करेक्टनेस इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन। और उसके बाद अगर उसमें हम कांस्टेंट्स जो भी होंगे, कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होंगे या अदर कांस्टेंट्स होंगे जिन पे स्लोप वेरी करेगा, कि वेरिएशन तो है उस डायमेंशन में बट कितने स्लोप पे है ना, तो वो सब चीजें इन कांस्टेंट्स की मदद से आएंगी। तो ये फिजिकल करेक्टनेस को गारंटी नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बट ये है कि पहली रिक्वायरमेंट ये जरूर होगी कि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल सेटिस्फाई करे इक्वेशन, तभी वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो सकती है। बोलो हर्षित बेटा, डाउट? हर्षित, हर्षित धीमान, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, यही हमने सोल्व किया। लेंथ लेंथ लेंथ, तो ये करेक्ट है डायमेंशनली। चलो अब बात आती है प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मतलब कोई यूनिट था उससे पहले सर जो पहले
हाँ, जो उसके आगे फिक्स कर दिया, पकड़ के लाए और आगे फिक्स कर दिया, यानी प्री फिक्स। ओके, और सफिक्स होता है कि यस बाद में ऐड सर। कर दिया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की रिक्वायरमेंट कैसे आई? देखो, मैंने बोला कि ग्राम एक यूनिट है। किसका यूनिट है ग्राम? सर मास। मास का। मास। अब इस ग्राम के आगे मैं अलग अलग चीजें लगा सकता हूँ ना, क्या? मिलीग्राम, किलोग्राम, हुआ ना, माइक्रोग्राम। तो अगर मुझे अलग अलग स्केल पे डील करना है, अलग अलग स्केल पे जाना है, बहुत छोटी चीजों को मेजर करना है, तो माइक्रो लगा लूंगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। किलो मतलब बड़े, 10⁻3। मिली मतलब 10⁻⁻3। समझे? तो ये है जस्ट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ यूनिट, यस है ना। बस हम ये सफिक्स यूज कर Yes. लेंगे, ये आप लोगों ने यूज करे ही होंगे। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं, मैग्नीट्यूड बढ़ते हुए क्रम में, तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। डेका, हेक्टा, किलो, ये मोस्टली यूज होता है। मेगा, जैसे मेगाबाइट्स में हमारा डेटा होता है, स्पीड। गीगाबाइट्स में हमें इंटरनेट प्लान मिलता है। फिर टेराबाइट में हमारी हार्ड ड्राइव की स्टोरेज होती है। पीटाबाइट्स में सर्वर्स में स्टोरेज होती है। एक्सा में कुछ नहीं होता, जेप्टा में कुछ नहीं होता, योक्टा में कुछ नहीं होता। कुछ कुछ होते हैं लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, तो यही है कि जब मैग्नीट्यूड, जब हमें हायर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, लिखनी है, तो हम इन सफिक्स का सहारा, प्रीफिक्स का सहारा लेंगे। ठीक है, जब हम इंग्लिश के टर्म्स में लिखेंगे। अदरवाइज साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो सीधा लिख देंगे 1.0 टाइम्स 10⁻⁶ मीटर। ये क्या हुआ? अदरवाइज ये क्या, अदरवाइज इसको क्या लिखते? मेगा मीटर, है ना। या फिर छोटा लिखना होता तो 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। इसको अगर वैसे लिखें तो माइक्रोमीटर। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है बेटा, कोई इसमें खास बात है नहीं। चलो, कोई डाउट है या कुछ अलग कोई चीज याद आ रही हो कि सर मैं ये बताना चाहता हूँ, बताओ। कुछ और याद आ रहा है? ठीक है। सर, ये सारे जो प्रीफिक्स और सफिक्स है ना, इनकी जो वैल्यू 10⁻⁻1 वगैरह जो भी है, ये सब हमें मतलब याद रखना जरूरी है, मतलब सारी वैल्यूज। कोई जरूरत नहीं है, कहीं यूज नहीं होगी। मिली पता है ना, मिली क्या होता है? यस सर। माइक्रो भी पता है। सर। यस मिली सर। पता है, माइक्रो पता है, किलो पता है, मेगा पता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये पूरे याद कोई नहीं रखता, मुझे खुद याद नहीं है। अगर मान लो, मैं आपकी बात मानूंगी, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, मान लो कि आ गया, क्योंकि इतना बुद्धू एग्जामिनर था, उसने यही लिख दिया कि मिली बताओ, माइक्रो बताओ, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो कुछ तो पता होगा ना, ये तो पता ही होंगे ना। तो हमें छोटे छोटे माइलस्टोन पता है, उसके आसपास हम आइडिया लगा लेंगे कि यार यही होगा। वैसे ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो छोड़ दो, इनको भूल जाओ। मोटा मोटा पता है, मिली, माइक्रो, किलो, मेगा, खत्म बात। ठीक है, ओके सर। अब देखो ये क्वेश्चन आया जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये क्वेश्चन करेंगे और फिर निकल लेंगे, समझाएंगे। बस ये लास्ट है आज की क्लास का, इसको सोल्व करो बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। ए ऐसे नहीं बताएंगे, ये हो सकता है गलत हो। अभी लोग सब अटेम्प्ट करेंगे, हैंड रेज कर लेंगे, फिर बताएंगे, क्योंकि सबको करने दो बेटा एक बार। क्वेश्चन बहुत इजी है वैसे ये, जिन जिनका हो जाए हाथ रेज करते जाओ, और हाथ रेज ही रखो। और 20 सेकंड बाद डिस्कस करेंगे, 20 सेकंड तक सोल्व, जो जो स्टूडेंट कर रहे करते रहिए बेटा। सर कर लिया।
इस बैच में काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है भाई, ये चीज देख रहे हैं जितने बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, मतलब दिस इज ग्रेट नंबर। सही सही सही, और ऐड हो गया। जब लोग आंसर देते हैं तो मजा भी आता है पढ़ाने में कि यार पढ़ाया तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते रहो फिर क्वेश्चन कोई करता नहीं तो खुद पे डाउट होने लगता है, यार सही तो पढ़ाया था कि नहीं। बैच है वैसे जिसमें कोई आंसर नहीं करता? आई डोंट थिंक सो होगा कोई। बेटा 6 बैचेस पढ़ा रहा हूँ मैं अकेला, 6 नहीं 5, अभी 5 है मेरे पास। तो यहाँ पे नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ग्रेट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट है जो लोग आंसर दे रहे हैं, और इंटरेक्शन भी अच्छा ही है। तो इंटरेक्ट करेंगे तो डाउट, मतलब लाइक नो डाउट कि आप लोग आंसर भी देंगे। थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ बेटा सही है, जो जो है वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सही है भाई। अब लोग अब बताओ आंसर डाल दो चैट बॉक्स में जिन जिन का आ गया सब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबसे पूछेंगे तो एकदम सही सही। ओके, मतलब सबका ही सही है, सबका ही सही है, सही भाई सही। ठीक है ठीक है यार, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये डायमेंशन वाला, ये इसको इजी क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते। मतलब जिस आप लोगों को कंसेप्ट आता है तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, बट हाँ वो भी नहीं है कि यार टफ भी नहीं है इजी भी नहीं है, बट हाँ जेई के हिसाब से थोड़ा इजियर साइड पे है। बट आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, सब लोग कर ही पाएंगे, और थोड़े एडवांस क्वेश्चन जाएंगे तो कर पाएंगे। तो आई थिंक सिलेक्शन हो जाएगा बहुत लोगों का यहाँ से, लगे रहेंगे तो। ठीक है भाई, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। सबका सही है भाई, आंसर ए ही है। अब उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही है, तो गेम तो खुल चुका है, सबको फाइनल आंसर पता ही चल चुका है, तो हम भी टिक ही मार देते हैं कि ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो इक्वेशन दोबारा लिख लें, अल्फा प्लस बीटा टी। अब देखो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि सारे के सारे टर्म्स का यूनिट सेम रहेगा, यानी डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक, बात हो गई कंप्लीट। अब इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से देखना चाहो तो ये देख लो, वैसे तो ये टाइम वेस्ट ही रहेगा, पेपर में ये मत करना, पेपर में देखना कि एडिशन हो रहा है, धड़ाक से टिक मारना, निकल लेना, जैसे कि एक स्टूडेंट ने बताया भी था कि सर ये इसका आंसर ए है। उतना ही टाइम लगेगा तब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लोगे तब। v इज वेलोसिटी और t इज टाइम, ये दे रखा है, v वेलोसिटी है और t टाइम। अब देखो क्योंकि वेलोसिटी में अल्फा, वेलोसिटी से अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और फिर उसी में से बीटा टी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब कि इन तीनों टर्म्स का जो यूनिट है, इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन वो सेम होगी। वो क्या होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, क्योंकि v वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है, और ये हमें पता है कि एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। फिर इससे ये कंक्लूजन आया कि सर वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन है, तो मतलब अल्फा वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अल्फा का भी डायमेंशन वेलोसिटी वाला ही होगा, वो भी एल टी माइनस वन होगा। इससे हम ऑप्शन बी और सी को काट देंगे, क्योंकि अल्फा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और बी ए और डी बच गए। ठीक, अब देखो, अब बात ये आ गई कि बीटा टी के भी डायमेंशन एल टी माइनस वन होंगे, यानी कि बीटा के अगर डायमेंशन निकालने तो बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम, ये क्या होगा, एल टी माइनस वन। इस टाइम को नीचे ले आया तो क्या आया फिर बीटा के डायमेंशन एल टी माइनस वन, और नीचे टाइम, ये टाइम ऊपर गया तो एक और सब्ट्रैक्शन में चला गया, यानी कि एल टी माइनस टू। तो बीटा के डायमेंशन एल टी माइनस टू, ये सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, कोई नहीं कर पाया था तो डाउट पूछ लो भाई, हैंड रेज करके, या माइक ऑन करके पूछ लो, हाथ तो बहुत लोगों ने ऊपर, जिसको डाउट है वो हाथ ऊपर करके पूछ लो। अरे मैं मिटा क्यों दिया ये, सॉरी। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। फिर रहने दो। हाँ रहने देते हैं, सही है। मेरा भी मन नहीं कर रहा है, इससे अच्छा है कि दूसरा, ये मैंने सॉल्यूशन तो दे ही रखा है नोट्स में, आपको मिल ही जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बीटा टी एल टी माइनस वन। ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन ये और अटेम्प्ट कर लो, 5 मिनट बचे हैं, कर लो फटाफट। थोड़ा सा अलग है बस, इसमें वो सप्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट यूज होगा, वो आप ट्राई करना। सर इसका तो डी होगा क्योंकि दोनों का वो तो सेम ही है। ठीक है, वेट करते हैं,
और लोगों का? जी गुरुजी। ओके ओके शिष्य जी, नेहा ठाकुर ने बोला ये, ठीक है। ठीक है बेटा, अटेम्प्ट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। दस 15 सेकंड और वेट करेंगे, फिर सॉल्यूशन। जिनका भी आंसर आता जा रहा है चैट बॉक्स में डाल दो, चलेगा। व्हाट इज द करेक्ट चॉइस? ओके, देख देख के नहीं डालना, दूसरे लोग डाल रहे हैं इसलिए कॉपी करके, क्योंकि ये लोग मिलेंगे नहीं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अच्छा डी लग रहा है, ठीक है। सोल्व कर लो जिनको लग रहा है उनको, ठीक है। चलो सोल्व करें बेटा, चलो यस सर। ठीक है ना। देखो इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं, P इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर। अब बात आई पी प्रेशर है और पी नॉट भी प्रेशर है ना। पी एंड पी नॉट आर प्रेशर। तो ये हमें पता है कि डायमेंशन जो प्रेशर के होंगे वही पी नॉट के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ये क्या हुआ? बेकार। बेकार, डायमेंशनलेस। ठीक है, ये डायमेंशनलेस हो गया। ठीक, तो अब देखो टी इसमें टेम्परेचर है, नहीं सी क्या है, टी इज टाइम, टी टाइम है यहाँ पे। तो अगर हमें करना है ई की पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर को डायमेंशन लेस, तो मतलब इसकी जो पावर है, अच्छा एक चीज और भी होती है, पावर। पावर का मतलब क्या, पावर्स में जो भी वैल्यू है वो डायमेंशन लेस होंगी एसेंशियली। तो या तो आप इसको इस तरीके से कर लो कि सर ये ई टू द पावर, अरे यार, हाँ ई टू द पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर को डायमेंशन लेस करना है, इसका मतलब इसकी पावर को भी डायमेंशन लेस करना है, इसका मतलब एल्फा, यार मेरी पेंसिल बुरा मान गई लग रहा है, एक सेकंड रुको, शायद करते हैं इसको। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर को हमें करना है डायमेंशन लेस। ठीक, तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एल्फा टी स्क्वायर को डायमेंशन लेस कर लेते हैं, डायमेंशन लेस करना है यानी, और टी का डायमेंशन है टाइम वाला डायमेंशन। तो हमें ये पता है कि भाई डायमेंशन लेस का मतलब होता है m0 l0 t0। इसको करना है किसके बराबर, डायमेंशन ऑफ एल्फा टाइम्स टी के डायमेंशन में 2। तो एल्फा के क्या होंगे, एल्फा के डायमेंशंस m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t2। तो m0 l0 तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं, और t का जो नीचे 2 था ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा के डायमेंशन क्या हुए, t की पावर -2। ठीक है, और वैसे सीधा दिख रहा था कि यार ये पावर में जो भी चीज है, ये भी आप नोट कर सकते हो कि जो पावर में चीजें हैं, ये देखो मैंने लिख भी दिया है, पावर्स आर डायमेंशनलेस। जो पावर में कोई भी चीज होगी वो डायमेंशनलेस होगी। तो उसके हिसाब से अल्फा टी स्क्वायर का ये डायमेंशन हुआ, तो अल्फा का क्या हुआ, इसके बाय नीचे ले गए t2 को, और t ऊपर गया तो -2। समझ आया सबको? यस सर। बेटा एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था ए, तो वो आप ये जब मैं नोट शेयर करूं तो यहाँ से एक बार देख लेना, ठीक? सही है। यस सर। अच्छा बेटा ये यस अभी सर। होगी क्लास तो होगी खत्म, अगर 9 से 10 किसी की क्लास है तो ड्रॉप कर लो, है क्या? नो सर। नो नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं है, तो अब मेरे को एक फीडबैक ये बताओ कि सही है ना इस तरीके से पीपीटी में डाल रहा हूँ तो, है ना, यस कि आपको एक साथ मिल जाए कि ये क्वेश्चन किया था इसका ये सॉल्यूशन है, तो ठीक रहेगा शायद, यस या सर। कुछ और चाहते हो?
सर ऐसे ही ठीक है, और बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए व्हाइट चाहिए? सर ऐसे ही ब्लैक ब्लैक ही ठीक है। सब ब्लैक ब्लैक ठीक है ना? इससे दो फायदे हैं। देखो मैंने ये चीज सोच के किया है कि एक तो बुक जैसी फील ना आए कि यार बुक से पढ़ रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे, और दूसरा ये कि आंखों में दर्द ना हो पढ़ते टाइम, है ना? कितना सोचते हो? सोचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं भी तो देखा हूँ 2-3 घंटे डिस्प्ले, अगर मैं अपनी आंखें खराब कर लूंगा तो। ठीक है चलो, वो इसलिए है कि डिजिटल पे यार थोड़ा सही नहीं लगता, मतलब वाइट 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 हो जाए, और दूसरा बुक जैसी फीलिंग देने लगेगा अगर ये बैकग्राउंड वाइट हो जाए तो। ठीक है, और कोई फीडबैक? और किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर बोर करने लग गए हो या दुखी कर रहे हो सर, मत पढ़ाओ सर, तो वो सब लोग एकदम हाथ खड़ा करो और गालियां दो और फिर निकल जाओ, बाकी सब जा सकते हो। सर दुखी तो स्कूल वालों ने किया हुआ है, आपने नहीं किया है। किसने किया हुआ है? स्कूल वालों सर ने? किसने किया बेटा? स्कूल वाले टीचर्स ने? यस सर। अच्छा पलक बोल रही है सर पढ़ा लो अभी, बेटा अभी टाइम हो गया क्लास का, अभी ड्रॉप करेंगे थोड़ी देर बात करके, फिर मेरी एक और क्लास है 10 से 11, बताओ 11 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा जिन स्टूडेंट्स को नोट्स का रिक्वायरमेंट रहता है। मैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था, तो कर देंगे शेयर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखो ये चैप्टर जब सफिशिएंट नंबर ऑफ स्लाइड्स हो गए तब मैं एक बार शेयर कर दूं, ताकि आपके पास भी मल्टीपल कॉपीज ना हो उसी फाइल की, एक साथ इकट्ठा रहेगा, इतना ज्यादा कंटेंट भी नहीं है, एक बार पढ़ना निकल लेना बस, है ना? ठीक है हाँ, बाकी यस फिर भी सर। किसी को रहेगा तो बता देना कि सर नहीं एक क्लास के बाद शेयर करो, तो हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। और डाउट है तो रुक जाओ बेटा, 1 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं, नहीं है तो ड्रॉप कर दो। बोलो मनोहर लाल, क्या सर डाउट है बेटा? होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे दिया करो घर को। होमवर्क के लिए? हाँ बेटा उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, फिजिक्स के 4 टीचर्स हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के। आपको रेडी कर लिए सर ने, एक बार मैं चेक करूंगा कि वो सब लोग क्वेश्चन रेलेवेंट है और सही है या नहीं, सॉल्यूशन वगैरह ढंग से है, टाइप्ड नहीं है, क्योंकि वो दूसरी टीम है जो इस पे काम करती है, तो एक बार मैं उसको चेक करके फिर इमीडिएटली आपको शेयर करते हैं बेटा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर जी। गुड नाइट सर जी। गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट, बाय बेटा, बाय। बाय गुड नाइट। सर ठीक है, Good मैं night, डिस्कनेक्ट sir. कर रहा हूँ फिर, ओके बाय 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 बाय। सर राम राम। राम राम बेटा।